हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ आप पार्ट 1 को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आगमन के बारे में। क्योंकि आधुनिक भारत में जो गांधी जी, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट 50% पार्ट गांधी जी से ही है। आधुनिक भारत में जो गांधी जी और गांधी काल को समझ गया, गांधी जी के आगमन को समझ गया, गांधी जी वाले काल को समझ गया, समझ लो उसने मॉडर्न हिस्ट्री का आधा 50% पढ़ लिया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से भी, एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पार्ट 1 गांधी जी के साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ाया है और पार्ट 2 इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के जो मुख्य सलाहकार थे, जो उनको सलाह लेते थे गांधी जी हर बात पे, वो थे महादेव देसाई, जो उनके मुख्य सलाहकार थे। और दूसरी बात है गांधी जी ने कुछ प्रेरणा ली थी लोगों से। वो सबसे पहले भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने रस्किन से ली थी। रस्किन से गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी। फिर गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा ली थी लियो टोल्स्टॉय से। गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा लियो टोल्स्टॉय से ली थी और उनके गुरु थे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आपको यह पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी अपने जो भी आंदोलन करते थे उसको 4 स्टेप में रखते थे। सबसे पहले गांधी जी सत्याग्रह का पालन करते थे। इस सत्याग्रह में होता था कि गांधी जी सत्य के, ईमानदारी के रास्ते से पत्र लिखकर, ये सारी बातें करके अपने सत्याग्रह को स्टार्ट करते थे। फिर अगर सरकार, गवर्नमेंट कोई बात नहीं मानती थी तो गांधी जी भूख हड़ताल करते थे। जिस तरीके से कहा गया है कि जनता के कारण, जनता के लिए भूख हड़ताल करोगे तो जनता मरने नहीं देगी। तो ये बात क्लियर थी। तो ये रस्किन ने कहा था, ये बात रस्किन ने कहा था कि जनता के कारण, जनता के लिए भूख हड़ताल करोगे तो जनता तुमको मरने नहीं देगी। और ये क्लियर थी। गांधी जी का सेकंड स्टेप यही था कि वो भूख हड़ताल करते थे। फिर उसके बाद गांधी जी अपने तीसरे स्टेप में बहिष्कार करते थे। सबसे पहले सत्याग्रह करते थे, फिर उसके बाद भूख हड़ताल करते थे। अगर भूख हड़ताल से भी बात नहीं बनती, सरकार नहीं मानती, फिर गांधी जी बहिष्कार का रास्ता अपनाते थे। उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनकी हर चीज को बहिष्कार करते थे। उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनकी सारी चीजों को, गांधी जी का एक स्टेप वाइज स्टेप, उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन चलते थे। और उनके आंदोलन का तीसरा स्टेप था बहिष्कार। अब बहिष्कार के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो गांधी जी हड़ताल करते थे। हड़ताल में सब कुछ बंद किया जाता था, कोई सपोर्ट नहीं, कोई चीज चलने रोक, सब चीज को ठप कर दिया जाता था। यही हड़ताल होती थी। गांधी जी इन स्टेप को फॉलो करते थे और इन स्टेप को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। फिर महात्मा गांधी की उपाधियां, महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधियां मिली। हमने उपाधियों की बात भी की थी। महात्मा गांधी को उपाधियां भी मिली, बहुत सारी उपाधियां मिली। सबसे पहले अंग्रेजों ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, सार्जेंट की उपाधि दी थी और केसरे हिंद की उपाधि दी थी। सबसे पहले गांधी जी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, सार्जेंट और कैसरे हिंद। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जब गांधी जी इंडिया में आए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए थे जो सफल रहे थे। उससे इम्प्रेस होके, उनसे अफेक्ट होके रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी, बापू नाम से पुकारा था। फिर उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता कहा था और गांधी जी का सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद आते हैं खुदाई खिदमत और उसके बाद आता है शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश है, उसकी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसके पिताजी जो थे, उन्होंने उस टाइम गांधी जी को जादूगर की उपाधि दी थी। क्योंकि गांधी जी जिस चीज के पीछे पड़ते थे, जिस जो नाम दिया जाता था, तो इसलिए गांधी जी को जो छठी उपाधि थी वो शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद आता है मिस्टर चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रह चुके हैं। उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी। इन उपाधियों को याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको याद रखना है।
फिर हम बात करते हैं अब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में अपना बहुत सारा प्रयोग किया। हमने पार्ट 1 में बताया था कि गांधी जी को किस तरीके से स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, कैसी उनकी लाइफ थी, कितनी उनको परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो इसके लिए हम अब बात कर रहे हैं गांधी जी जब भारत लौटे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको याद रखना है, भारतीय इंटरनेशनल प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी कई सालों से विदेश में आंदोलन कर रहे थे, वो भारत लौटे थे और भारत लौटने के बाद इस दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद गांधी जी 2 साल तक पूरे भारत का देश का भ्रमण करने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, तो पूरे देश का भ्रमण करे और हर जगह वो घूम रहे थे, देश की हालात को देख रहे थे, गरीबी रेखाओं को देख रहे थे, किस तरीके से यहाँ के देश के लोग प्रताड़ित थे, किस तरीके से भारतीय परेशान थे अंग्रेजों की नीतियों से, अंग्रेजों से। तो इस बात को क्लियर करने के लिए गांधी जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। फिर उसके बाद आती है 1916 में 1916 में साबरमती आश्रम की गांधी जी ने स्थापना की। फिर उसके बाद अम्बाला साराभाई, इन्होंने उनकी जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चंद्र मजूमदार थे। वहां पे सबसे पहले गांधी जी ने भारत में सबसे पहले अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, वहां वो शामिल हुए थे। फिर उसके बाद वहां पर जो इस अधिवेशन था कांग्रेस का, इस अधिवेशन में सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ये बिहार के रहने वाले थे, इनसे गांधी जी की मुलाकात हुई। और ये बिहार के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल ने को पता था कि गांधी जी किस तरीके से साउथ अफ्रीका में काम किए हैं, उनकी कैसी बातें रही हैं, किस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने झुकाया है। ये सारी बातें भारतीय जानते थे गांधी जी के बारे में, और राजकुमार शुक्ल भली भांति इनके बारे में सब कुछ जानते थे। फिर उन्होंने गांधी जी को एक बात बताई, 3 कटिया पद्धति के बारे में बताया, जो वहां पे चंपारण में चल रहा था। जो बिहार का एक इलाका है चंपारण, एक एरिया है, वहां पर ये चल रहा था 3 कटिया पद्धति। 3 कटिया पद्धति ये 3 कट्ठा जमीन जो होती है, 3 कट्ठा जमीन वो नील की खेती के लिए कंपलसरी कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि 3 कट्ठा जमीन को कोई चीज उगाई नहीं जाती थी, सिर्फ वहां नील ही उगाई जाती थी। तो इस नील उगाने की वजह से वो जमीन बंजर भी होती थी और उस जमीन पे कोई दूसरी चीज उगाने का फिक्स नहीं था। जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में उस वक्त एक जो केमिकल की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, टेक्निक आ गई, जिसकी वजह से केमिकल से नील बनाने लगे। तो ये जो जमींदार थे वो किसानों को वो 3 कट्टे जमीन दे ही नहीं रहे थे, वो देने से इनकार कर रहे थे। उसके एवज बहुत ज्यादा कर्ज और बहुत ज्यादा कर मांग रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे, जिसकी वजह से किसान अपनी जमीन को नहीं ले पा रहे थे। तो किसान इसकी वजह से बहुत परेशान थे। जमींदार उनको वो खेती नहीं दे रहे थे, जो 3 कट्टा जमीन नील के लिए रिजर्व थी, मगर नील की तो कोई भी उपज नहीं हो रही थी। मगर फिर भी उन्होंने इस जमीन को नहीं देने से मना किया और इसके एवज बहुत ही ज्यादा कर्ज मांगा और बहुत ही ज्यादा कर मांगा, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हो गए थे। किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर गांधी जी ने अपना एक आंदोलन चलाया। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए, 1917 में चंपारण गए। वहां पर उनके साथ जो लोग थे, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे उनके साथ, और दूसरे अनुग्रहण नारायण सिन्हा उनके साथ थे। इन 2 नामों को याद रखना है कि चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रहण नारायण सिन्हा उनके साथ में थे। और यहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, जिसके बाद जमींदारों को उनकी बात को मानना पड़ा। जमींदारों को तो उनकी बातों को मानकर उनकी जमीन को देना पड़ा और कर को भी माफ कर दिया गया। यहाँ पर गांधी जी की सबसे बड़ी जीत थी। गांधी जी ने अपनी बात रखी कोर्ट में, और जमीन के जब फसल ही नहीं हुई थी तो कर किस बात का देंगे, इसका केस लड़ा गांधी जी। वो खुद एक लॉयर थे, उन्होंने केस गया हुआ था। ट्रिब्यूनल होता है कि कोई भी मामला नहीं है, अचानक से कोई फैसला सुनाना है तो ट्रिब्यूनल के पास ये केस जाता है। तो उसके बाद चंपारण में सबसे बड़ी जीत गांधी जी की हुई, जिसकी वजह से जितने भी किसान हैं उनमें गांधी जी की चर्चा होने लगी, गांधी जी के सपोर्ट में किसान आने लगे।
फिर 1918 में अहमदाबाद मिल का मामला आया, जब गांधी जी को वहां बुलाया गया। गांधी जी वहां पे मजदूर आंदोलन था। वो आंदोलन ये था कि जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मजदूरों को जो है बोनस नहीं दे रही थी। 15% बोनस से ज्यादा देने से मना कर दिया था। उनकी पगार भी कम थी, मगर गांधी जी वहां पर गए। गांधी जी ने दोनों के मध्यस्थता की और मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे। इनके बीच गांधी जी ने मध्यस्थता की और अपनी बात रखी और गांधी जी ने 35% के ऊपर 30 या 35% के ऊपर इस बोनस को फिक्स किया और इसमें भी गांधी जी की सबसे बड़ी जीत हुई और जितने भी मजदूर थे वो भी गांधी जी के सपोर्ट में आ गए और गांधी जी के बारे में बात करने लगे, गांधी जी को सपोर्ट करने लगे। फिर इसके बाद 1918 में दिसंबर में गांधी जी खेड़ा गए। खेड़ा सत्याग्रह था। वहां पे जो किसान थे, वहाँ किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, किसान की फसल आई नहीं थी। फिर भी अंग्रेज उनसे बहुत ही ज्यादा कर वसूल कर रहे थे। वो कर देने की कंडीशन में नहीं थे, उनके पास फसल ही नहीं आई थी, फिर भी अंग्रेज कर उनके पास से वसूल कर रहे थे। मगर अंग्रेजों का जो ये था, उसमें ये कहा गया था कि अगर फसल सबसे ज्यादा कम है, नुकसान है, तो कोई कर नहीं देगा। मगर जमींदार और अंग्रेज इसका फायदा उठा रहे थे और बिला वजह किसानों को परेशान कर रहे थे। इसके लिए खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी गए। गांधी जी ने कर के मामले में इस बात को रखा, उन्होंने इस बात को लड़ा और गांधी जी ने एक बात कही, अगर कर देंगे तो हम टैक्स नहीं भरेंगे। तो इस बात की बात रखी। फिर उसके बाद टैक्स नहीं भरेंगे, मजदूरों की भी बात की और टैक्स नहीं भरने की बात करने के बाद अंग्रेजों को उनकी बात को मानना पड़ा, उनकी बात के सामने झुकना पड़ा और उनके जो कर थे जो किसानों पे लगाए गए थे उसको माफ करना पड़ा। तो ये बात थी। फिर उसके बाद फिर 1919 में इन सब के बीच गांधी जी की तीसरी सबसे बड़ी जीत हुई खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के लिए। फिर उसके बाद 1919 में एक एक्ट आया, सर सिडनी रॉलेट एक्ट। इस एनरिकल रेगुलेशनरी एक्ट इसका नाम है, पूरा नाम है एनरिकल रेगुलेशनरी एक्ट। 1919 को इसको पारित कर दिया गया। सर सिडनी ने इस एक्ट को लेकर आया था। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, एनरिकल एंड रेगुलेशनरी एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। ये एक्ट क्या था, हम सबसे पहले जानेंगे ये एक्ट क्या था। ये एक्ट था बगैर किसी दलील, उस टाइम क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बड़ी हुई थी, क्रांतिकारी नेता थे, बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। मगर इन सब को देखते हुए अंग्रेजों ने इस कानून को लेके आया था, रॉलेट एक्ट को। ये कानून क्या था, इस कानून का एक मेन मतलब था बगैर किसी दलील के, बगैर किसी वकील के, बगैर किसी अपील के डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। किसी को भी घर से उठाया जाता था, ये इस एक्ट का था। और किसी को भी प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा और इसके खिलाफ आवाज उठाई। बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने एक आंदोलन शुरू किया, कर मत दो, इस कानून के खिलाफ। इसी आंदोलन के एवज में वलसाड़ में आंदोलन करते हुए एक नारा दिया था। ये आंदोलन किसने शुरू किया, स्वामी श्रद्धानंद ने। और इसका जो नारा किसने दिया, इसका नारा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वलसाड़ आंदोलन में इसका नारा दिया। ये बात को याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया और सरदार पटेल ने नारा दिया कर मत दो वाला। तो हमको ये बात याद रखनी है। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। वो भी इसके खिलाफ थे, इस आंदोलन के खिलाफ थे, इसलिए उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद बवाल मचा, लोगों ने आवाज उठाई कि हमारे नेता को तुमने क्यों पकड़ा है बगैर किसी वजह से। तो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उनको पंजाब से उठाकर, क्योंकि ये आंदोलन जो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन था, वो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब इसका महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, तो जिसकी वजह से गांधी जी को पंजाब से उठाकर गुजरात छोड़ दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह पंजाब में केंद्र था और इसके दो मेन लीडर थे। इस जो सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, इसके 2 बड़े लीडर थे। सबसे पहले सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इसके 2 बड़े लीडर थे।
बाद में इनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो इनको गिरफ्तार करने के बाद आप समझिए, जब इनको गिरफ्तार कर दिया गया तो इनको गिरफ्तार करने के बाद 13 अप्रैल 1919 को इनको क्यों गिरफ्तार किया, इसके खिलाफ जलियांवाला बाग में एक आंदोलन शुरू हुआ। कुछ लोग जमा हुए बैसाखी के दिन। बैसाखी एक ये होता है, उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है सिख धर्म में, और वहाँ पे ये फेस्टिवल बड़े जोर खोश में बनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल के दिन जलियांवाला बाग पंजाब में लोग जमा हुए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को ये जमा हुए थे। तो इसकी सूचना जो थी हंसराज ने दी थी, सूचना हंसराज ने दी थी। फिर पंजाब का गवर्नर था उस टाइम पूरे भारत का कोई वायसराय होता था, गवर्नर का पद हटाकर वायसराय का पद कर दिया गया था। उस टाइम पूरे भारत का वायसराय था जेम्स फोर्ड। फिर पंजाब का जो गवर्नर था वो ओ डायर था, और गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया उस टाइम, और आर डायर उसका सेनापति था, वहां का मेन जो लीडर था वो आर डायर था। ओ डायर गवर्नर था, उसने आदेश दिया गोलियां चलाने का, और आर डायर उसको मानना पड़ा। उसने गोलियां अंधाधुंध जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, कई लोग को गोलियां लगी। कुछ लोग वहां पे एक छोटी सी बावड़ी टाइप था उसमें कूदे, कोई क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची थी, जिसकी वजह से वो कूद कर भी बाहर जा नहीं सकते थे। जिसकी वजह से जलियांवाला बाग में बहुत सारे भारतीयों का को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ इस बात पे, बगैर किसी बात के जाने क्या है, क्यों जमा हुए हैं, बगैर किसी बात के जाने डायरेक्ट गोलियों से उनको छन्नी कर दिया गया, फायरिंग कर दी गई। कुछ लोग कूद के मरे और कुछ लोग बावड़ी में कूदे अपनी जान बचाने के लिए, मगर जान बचा ही नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ से वो बंद था और उनको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय, कम से कम 1600 भारतीय इसमें शहीद हुए, और अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी उनके ऊपर भारतीयों के ऊपर जुल्म था, जिसकी वजह से कई भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, कई मासूम भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर इसके बाद सारे भारतीय इसके खिलाफ हुए, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। जिस तरीके से बगैर किसी पूछ पुछाई कुछ किए हुए इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, इसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए। बहुत ही ज्यादा हर कोई गुस्से में था उस टाइम। गांधी जी ने इन सारे गुस्सों में कैसर हिंद की उपाधि जो कर दिया, और शंकर नारायण जो उनके वहां पे सलाहकार थे, काम करते थे, उन्होंने भी अपनी पद को त्याग दिया। फिर इस आंदोलन के खिलाफ एक गठन को बिठाया गया कि इसकी जांच कैसी हो। इसके लिए 3 भारतीयों को इसमें रखा गया और 5 अंग्रेज अधिकारियों को रखा गया। टोटल इसमें 8 मेंबर थे। फिर मदन मोहन 8 मेंबर थे, इन्होंने सही था, इसको करार दिया। मगर कांग्रेस जो उस समय काम कर रही थी वो बिल्कुल इसके खिलाफ थी। ये जो रिपोर्ट आई थी हंटर आयोग वाली, इस रिपोर्ट के खिलाफ थे ये लोग। में पता चला कि टोटल 1600 लोग मारे गए हैं, और इन्होंने बिल्कुल ओ डायर को बिल्कुल गुनहगार बताया, और बगैर किसी जाने कैसे गोली चलाने का ऑर्डर दिया जा सकता है, इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। तो यही बात थी। फिर उसके बाद कई दिनों बाद ये बात चलती रही, मगर 1940 में उधम सिंह ने ओ डायर को लंदन में जाकर मार दिया, और उधम सिंह ने अपना बदला पूरा किया, उनके घर में घुस के उसको मारा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पार्ट 1 भी देखिए, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं किसी बात को। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।